हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि हाउसिंग के लिए हमको कैसे कॉस्ट का प्लान करना चाहिए, कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हमें कॉस्ट को डिवाइड करना है घर बनाने के लिए। ठीक है, ये कितना कॉस्ट एक घर बनाने में लगना चाहिए। साथ ही साथ में हमने हाउस प्लानिंग के और कंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बात करी थी और हमने प्रिंसिपल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का प्रिंसिपल्स एंड गवर्निंग फैक्टर्स ऑफ हाउस प्लान। ओके, अर्थात गृह योजना को प्रभावित करने वाले तत्व और उसके सिद्धांत। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिद्धांत की। ठीक है, प्रिंसिपल्स की। तो देखिए, जब भी आप किसी घर को बनाते हैं या हाउस प्लान करते हैं तो उसके लिए हमको 4 बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। नंबर 1 होता है हमारा आर्थिक व्यय या लागत। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, सेकंड होता है अभिव्यंजकता। ठीक है, जिसे कहते हैं एक्सप्रेसिवनेस। थर्ड होता है कार्य, जिसे कहा जाता है फंक्शन। और फोर्थ होता है सुंदरता, जिसे हम ब्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना या इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए पहला हम बात करते हैं कॉस्ट का। तो देखिए किसी भी घर को बनाते टाइम पे हमको कॉस्ट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि उसको बनाने में कितनी लागत लगेगी, मीन्स कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, और जो व्यक्ति है बनवाने वाला उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो अर्थात इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो वो कॉस्ट भी अच्छी लगा सकता है, लेकिन अगर इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा मकान नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों में बैलेंस नहीं होगा ना तो दिक्कत आएगी। ठीक है, और अगर दोनों में बैलेंस रहेगा तो अगले व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं आएगी जो व्यक्ति घर बनवा रहा होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी व्यक्ति घर बनवाने का सोचता है तो उसको क्या करना चाहिए, अपना इनकम जो उसकी 3 इयर्स की इनकम होती है उस एनुअल इनकम का 3 साल का जोड़ लगा करके उतना जो पैसा होता है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी वो घर बनाने में खर्च कर सकता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर खर्च करेगा तो फिर उसको समस्या आती है, और अगर ज़्यादा करता है तो देखिए कुछ लागत एटलीस्ट उसके पास 40 या 50% पैसा तो होना ही चाहिए जब वो अपना मकान बनवाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर ये एक्सपेंडिचर करते हैं तो प्रॉब्लम आने के चांसेस पूरे होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल पर हम बात करेंगे वो है एक्सप्रेसिवनेस, अभिव्यंजकता। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति जो होता है, हर पर्सन, उसका अपना कार्य करने का तरीका, हर पर्सन की जो देखिए पर्सनालिटी अलग होती है, उसका काम करने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसका स्टाइल अलग होता है, हर चीज़ अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो व्यक्ति का घर है, ठीक है, उसकी जब प्लानिंग करते हैं ना तो घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स, उन लोगों का कैसा इंटरेस्ट है, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा नेचर है, इन सभी को ध्यान में रख करके हाउस प्लान करना चाहिए होता है। ठीक है, तो देखिए हम उनकी पसंद के अनुसार भी करेंगे तो साथ ही साथ उनकी जो नीड्स होती है वो भी फुलफ़िल हो, उनकी आवश्यकता पूरी होती हो, इस प्रकार से ध्यान में रख करके हमको घर बनवाना है। सपोज़ आपने घर बनवा लिया लेकिन घर के फैमिली मेम्बर्स की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर क्या मतलब है। जैसे कि घर में अगर बच्चे हैं, उनमें से किसी को डांस का शौक़ है, उसका खुद का
एक वो डांस क्लास चलाती है, ठीक है। तो क्या है, उसको अपने लिए प्राइवेट अलग रूम चाहिएगा जिसके अंदर वो ये सारा सेटअप रखे और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाए। तो आपने जो घर बनवाया उसमें अगर आपने ऐसा सेपरेट रूम नहीं रखा तो फिर क्या मतलब। कोई डॉक्टर है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम छोटे छोटे, तो वो अगर घर से ही अपना काम करते हैं तो उनके लिए खुद के लिए एक क्लिनिक का सेटअप होना ज़रूरी है। अगर घर में नहीं बना तो फिर उनकी नीड कैसे फुलफ़िल होगी। एक गृहिणी है, वो किचन में काम करती है, ठीक है, आपने किचन का सेटअप पूरा नहीं करवाया तो उसके लिए क्या काम का, तो उसकी नीड्स तो फुलफ़िल ही नहीं हुई है उसमें, तो अब वो काम करेगी कैसे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और उसी आधार के ऊपर मकान की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, वैसे ही योजना बनानी चाहिए ताकि आपका जो उद्देश्य है, जो आपका एम है, वो फुलफ़िल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरे के ऊपर, जो है फंक्शन। तीसरा हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए, मकान का पहला काम क्या होता है, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उनकी भौतिक, है ना, जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है। भौतिक आवश्यकताएं पूरी होने का मतलब ये होता है कि जैसे कि उनको फूड मिल जाए, ठीक है, उनको रहने के लिए सही जगह मिल जाए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, है ना, ये क्लीनलीनेस हो, उनको प्राइवेसी मिले, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले, तो ये सारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में जैसे पढ़ना लिखना, मनोरंजन, इन सब की भी व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो कोई भी मकान जो होता है, ठीक है, उसमें रहने वाले परिवार की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति होती है ना, उसको भी घर प्रभावित करता है, ठीक है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, सामाजिक स्थिति है, तो आपका घर भी अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आपका घर अच्छा तो आपकी ये दोनों चीज़ें भी अच्छी होगी, है ना। तो इसी तरीके से देखिए, और जैसा जैसा फंक्शन जो घर है वो फंक्शनल होना चाहिए, ठीक है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर बात करी, एक्सप्रेसिवनेस में बात करी, है ना, नीड्स की जहाँ हमने बात करी थी। तो देखिए, जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग अपना घर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि एक शिक्षक है, वो ट्यूशन लेता है, घर पे बच्चों को पढ़ाता है, तो उसके लिए एक रूम होना चाहिए जहाँ पर वो ट्यूशन क्लासेस कंसिडर कर सके, क्लासेस अरेंज कर सके, है ना। कोई भी डॉक्टर है तो उनको क्लिनिक चाहिए होता है। तो इस तरीके से कोई सिलाई करते हैं तो उनको एक अपना कमरा चाहिए होता है जिसमें बुटीक का सेटअप रखते हैं। तो ये सभी आवश्यकताएं होती है और इन सभी फंक्शंस को घर पूरा करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ हम बात करेंगे जो है ब्यूटी, ठीक है, सुंदरता। अब देखिए, घर के अंदर सारी चीज़ें तो है, लेकिन अगर घर दिखने में सुंदर नहीं है ना तो वो आपको अपीलिंग नहीं लगेगा, आने वाला व्यक्ति को वो अपीलिंग नहीं लगेगा, है ना। तो क्या है कि कोई भी मकान है उसकी जब भी हम हाउस प्लानिंग करते हैं, ठीक है, या जब आप हाउस प्लान करते हो तो उसकी ब्यूटी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो चाहे इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, ठीक है। तो चाहे इंटीरियर ब्यूटी की बात करें, एक्सटीरियर की बात करें, सुंदर होना चाहिए, ठीक है। आप बाहर से घर बहुत ही सुंदर तैयार करा दें, लेकिन अंदर अगर सुंदरता नहीं है घर में, आप साफ़ सफाई स्वच्छता नहीं रखते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप घर को अंदर से बहुत ही सुंदर रख रहे हैं लेकिन बाहर से सुंदर नहीं है, तो कैसे। आते ही फर्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, या पहला जो आपका, तो वो तो लोग यहीं से आपको जज करना शुरू कर देते हैं, है ना। इसलिए तो देखिए, कोई भी घर जब आप बनवाते हैं तो हमें इन चारों प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कॉस्ट, एक्सप्रेसिवनेस, फंक्शन एंड ब्यूटी, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हाउस प्लान करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्निंग फैक्टर्स की। गवर्निंग फैक्टर्स ऑफ हाउस प्लान, ठीक है। अब देखिए, जो हाउस प्लानिंग है ये बहुत सारे, जैसे इसमें जैसे प्रिंसिपल्स काम आते हैं उसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जो इसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आती है आवश्यकता, नीड्स, है ना। अब देखिए, आवश्यकता प्रभावित करती है, तो देखो हम मकान क्यों बनाते हैं, क्योंकि मकान भी हमारी एक आवश्यकता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह शेल्टर की आवश्यकता है ना आपको, तो मकान की आवश्यकता हुई। और इसी के साथ साथ में घर जो है ये हमारी और भी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
खाने की, पीने की, रहने की फैसिलिटी देता है, हमें प्राइवेसी देता है, सारी फैसिलिटीज़ देता है, मनोरंजन देता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है, तो ये एक आपको मेंटल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी देता है आपका घर, ठीक है। आप मेंटली एकदम सेटिस्फाइड रहते हो, आपका खुद का घर हो तो, है ना। तो देखिए, या फिर चाहे हम रेंट पे भी रहें लेकिन हमारे ऊपर एक छत होती है, तब तक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है ना। तो घर क्या कर रहा है, हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये सब आवश्यकताएं आपकी हाउस प्लानिंग को डेफिनेटली अफेक्ट करेगी, ये सभी नीड्स हमारे हाउस प्लानिंग को अफेक्ट करेगी, है ना। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि आप सोशल है या कल्चरल कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हो, है ना, तो इन सब के लिए घर की आवश्यकता होती है। तो ये सभी आवश्यकताएं आपकी हाउस प्लानिंग को प्रभावित करती ही है ना। जैसे कि देखिए, आपको हमको देखो बेसिक जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, बेसिक एक्टिविटीज़ ये सभी की सेम होती है ना। तो इसको तो ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा कोई भी एक्टिविटी हो रही है आपकी फैमिली के अंदर जो कि दूसरों से डिफरेंट है, तो उसको ध्यान में भी रखना बहुत ज़रूरी होता है हाउस प्लानिंग के टाइम पर, ठीक है। तो यह फैक्टर अफेक्ट करता है। अगर हमने हमारी नीड्स को फुलफ़िल करना है, ठीक है, आपने क्या किया, नीड्स को ध्यान में ही नहीं रखा और घर का कंस्ट्रक्शन करवा दिया, तो क्या यह अब आपके लिए ठीक रहेगा? नहीं, अब ये तो आपके लिए नुकसानदायक हो गया, खर्चे वाला काम हो गया कि आपको फिर से नया कुछ न कुछ उसमें चेंजेस करवाना पड़ेगा, है ना। तो बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने वाला मकान होना चाहिए। जैसे कि हम कई बार देखते हैं ना कि घर में अगर हमारी कोई फैसिलिटी नहीं होती है, तो छोटे बच्चे होते हैं या घर का कोई भी मेंबर होता है, तो वो जैसे कि उनके कॉलीग्स हैं या साथ में रहने वाले लोग या उनके फ्रेंड हैं, तो उनके पास जाते हैं अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, है ना। तो जैसे कि बच्चे हैं, उनके खेलने की फैसिलिटी आपके घर में नहीं है प्रॉपर, लेकिन आपके पड़ोस में जो और बच्चे रहते हैं उनके घर में है, तो बच्चा क्या करेगा, अपने घर में नहीं खेलेगा, अपनी इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो अपने दोस्त के घर जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है, इसलिए नीड्स को फुलफ़िल करने वाला मकान होना चाहिए। सेकंड है व्यवसाय, ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन, है ना। ऑक्यूपेशन क्या है? अच्छा, ऑक्यूपेशन से हाउस प्लानिंग अफेक्ट होती है ना। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति को अपना घर बनवाना चाहिए। जैसे कि लोग, कोई भी व्यक्ति है जैसे कि डॉक्टर है ना, तो वो क्या करते हैं, जब अपना पूरा हाउस कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ना, तो उसमें एक, ये जैसे कि आपने घर कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है, मेन गेट के यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजुअली अपना गेस्ट रूम रखते हैं या फिर दूसरा रूम, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। सपोज हमने ऐसे करवाया कंस्ट्रक्शन, है ना, ये बीच का एरिया है, इसको भी कुछ बनवा दिया, ऐसे बनवा दिया, ये हॉल हो गया। तो अब क्या है कि जो डॉक्टर होगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ का है तो इन्होंने क्या किया, एक गेट यहाँ पर भी देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या, इनके गेट का मतलब मेन डोर तो इन्होंने ये रख दिया, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, एक सेटअप किया कि यहाँ पे उन्होंने अपना क्लिनिक सेट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग अपना मकान की प्लानिंग करी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कोई स्टिचिंग करता है तो उन्होंने अपने लिए कोई एक रूम सेपरेट कर लिया, वो उनका एज अ बुटीक करते हैं। कोई है अपना एज अ स्टूडियो, उसको अरेंज करके रखते हैं। कोई किसी को फोटोग्राफी का शौक़ है, किसी को कुकिंग का शौक़ है, और आजकल तो लोग बाग बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑनलाइन काम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि वीडियोस बनाना या एक्टिवली व्लॉग्स और ब्लॉग्स बनाना, इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो सभी अपने लिए अपना जो उनका ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो व्यक्ति का ऑक्यूपेशन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो क्या होता है, अफेक्ट होता है हमेशा, ठीक है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है, ठीक है, तो साथ ही साथ में देखिए जैसा ऑक्यूपेशन है उसी के अकॉर्डिंग उनका रहन सहन होगा, खान पान होगा, उनके मनोरंजन उसी प्रकार से होंगे, उनके इंटरेस्ट भी उसी प्रकार से होंगे, ठीक है। तो उनकी आवासीय आवश्यकताएं जो होती है रहने करने की, वो ऑक्यूपेशन से अफेक्ट होती हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो देखिए, जो व्यक्ति का इकोनॉमिक स्टेटस होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं तो वो घर का कंस्ट्रक्शन कैसे करवाएगा, है ना। अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो
अपने घर को मतलब एक्सटीरियर या इंटीरियर भी अच्छा सेट नहीं कर सकता है, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो अगर सबसे पहली बात अगर इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है तो हाउस प्लानिंग जो है ये पॉसिबल ही नहीं है उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। और जैसे तैसे अगर वो पैसे अरेंज करके हाउस प्लानिंग कर भी लेता है, घर कंस्ट्रक्ट भी करवाने का सोचते हैं ये लोग और करवा भी लेते हैं तो एक कर्ज में डूब जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति रेंट वगैरह पे भी लेना चाहता है, कर सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी जो टोटल इनकम होती है उसका मैक्सिमम 25% वो अपना खर्च कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उनको अपने शेल्टर पर खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति जो होती है ना वो तो क्या है कि बहुत ही ध्यान में रख करके कार्य करने वाली वो चीज़ होगी, ठीक है, बात होगी। अच्छा, अगला हम बात करेंगे एकांतता। देखिए, पैसा नहीं है तो घर बनना पॉसिबल है ही नहीं ना, इसलिए आर्थिक स्थिति भी हाउस प्लानिंग को अफेक्ट करती है, ठीक है। और कम पैसा होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, उतने ही कम पैसे के अकॉर्डिंग अपने घर को बनाने की कोशिश करेगा, तो लो क्वालिटी मटेरियल लगा देगा क्योंकि पैसा नहीं है, या फिर सारी सुख सुविधाएं नहीं करेगा उसके अंदर, या कुछ उसकी आवश्यकता है बहुत ज़्यादा लेकिन पैसा नहीं, इसलिए वो उस आवश्यकता को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हाउस प्लानिंग बहुत अफेक्ट होती है और ये बहुत ही मेजर इसका फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, प्राइवेसी है। देखिए, मनुष्य क्या है, एक सोशल एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता है, सोशल एनिमल है, हम भी सोशल होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप हमेशा सबके साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हो, ठीक है, घूमना फिरना पसंद करते हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति प्रतिदिन का कुछ समय होता है जो एकांत में बिताना वो पसंद करता है, ठीक है। अब वो उसकी जैसे स्टडी के लिए हो गया, ठीक है, रेस्ट के लिए हो गया, या अपने एंटरटेनमेंट के लिए हो गया, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए हो गया, उसके वर्क के लिए हो गया, किसी भी काम के लिए हो सकता है, ठीक है। तो व्यक्ति को प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है, चाहिए होती है ना। प्राइवेसी होने से क्या होता है, व्यक्ति को मेंटल पीस मिलता है ना। और मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटल पीस नहीं मिलेगा, मेंटल रेस्ट नहीं मिलेगा तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, थक जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, वह रेस्टलेस लगने लग जाएगा, है ना। इसलिए प्राइवेसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। तो हमेशा जब भी हाउस प्लानिंग करते तो प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा तो हाउस प्लानिंग बेकार है ना। पता चला कई लोगों का हम घर देखते तो लिटरली बिल्कुल ओपन होता है कि आप उसमें कोई भी काम करने से पहले आपको 4 बार सोचना पड़ता है, ठीक है। जैसे सपोज़ आपने सोचा कि भाई आज छुट्टी का दिन है और आज मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर लूँ, ठीक है, या फिर आज मैं जितने हैं कपड़े उन सबको वॉश करके कर देती हूँ, ठीक है। अब आपका अगर घर में अच्छी प्राइवेसी तो अब आप इस रूम के अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और सडनली अगर कोई आ गया तो आने वाला व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका पूरा घर ही ओपन है तो कोई भी व्यक्ति आने वाला डायरेक्टली आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। सपोज़ ये पढ़ाई के लिए भी हो गया कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ओपन अगर हाउस होगा तो आपको कोई भी डिस्टर्ब करेगा। लेकिन घर में प्राइवेसी है तो आप किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और बिना किसी हर्डल के आप आपका काम कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। अगला है परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुकूल, ठीक है। अच्छा, फैमिली मेम्बर्स का नंबर कितना है उसके हिसाब से भी होना चाहिए, ठीक है। पता चले, देखिए क्या है कि जितने आपके घर में फैमिली मेम्बर है आप कोशिश कीजिए कि सभी को अपना अपना एक सेपरेट रूम मिल जाए, ठीक है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अपनी जगह मिल जाए, जो काम करने वाले लोग हैं उनको अपनी जगह मिल जाए, जो बड़े बूढ़े हैं घर के उनको अपनी जगह मिल जाए, तो ऐसा मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए सपोज घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी संख्या है 10, आपने टोटल कमरे बनवाए 3 रूम्स एक घर में, ठीक है। अब ये 10 लोग इन 3 कमरों में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो कपल्स होंगे वो तो अपने अपने रूम में हो जाएंगे, जैसे दादा दादी चले गए, मम्मी पापा अपने रूम में चले गए, ठीक है। तो 2 रूम तो ऐसे ही ऑक्यूपाई हो गए। अब जो एक रूम आपका बचा है उसके अंदर जो बचे हुए बाकी के 6 मेंबर्स हैं, तो क्या वो 6 मेंबर्स उसमें रह सकते हैं? तो किसी को हॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी को कहाँ, तो ये प्रॉब्लम होती है ना। तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए छोटे बच्चे हैं तो वो अपना
पढ़ाई लिखाई अपना कर सकते हैं, आराम से खेल कूद अपने कमरे में कर सकते हैं, ठीक है। बुजुर्ग है तो उनकी पूजा पाठ का काम है वो अपने कमरे में कर सकते हैं। कोई भी अगर मैरिड कपल्स है तो वो उनका अपना रूम अलग होगा, तो सबको अपनी अपनी प्राइवेसी मिल जाए ताकि वो अपना काम आसानी से बिना किसी समस्या के या डिस्टर्बेंस के कर सकें, ठीक है। और हमारा लास्ट और 6th फैक्टर आता है कमरों का पारस्परिक संबंध, ठीक है। कमरों का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध या जो रहता है ना वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये उपयोगिता की दृष्टि से भी सही है कि आपके जो भी रूम्स हैं वो पास पास में जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे कि किचन के पास में ही स्टोर होना चाहिए, ठीक है। घर के अंदर एंटर होते ही गेस्ट रूम मतलब जो आपका ड्राइंग रूम होता है वो होना चाहिए, ठीक है। एक साइड में अलग आपका गेस्ट रूम होना चाहिए, है ना। गेस्ट रूम हो गया, आपका बेडरूम अलग साइड में होना चाहिए, आपका पूजा घर जो होता है वो हॉल के बीच में होना चाहिए। ये क्या है, एक दूसरे से आपका किचन के पास में ही आपका डाइनिंग रूम होना चाहिए, यहीं पे आपका लिविंग रूम होना चाहिए। तो क्या है, पारस्परिक संबंध अगर कमरों का ठीक है ना तो आपको बहुत ज़्यादा गति नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि स्टोर यहाँ नहीं होकर के अगर हम यहाँ दे देते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति को किचन का सामान लेने के लिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है और फिर वापस यहाँ, तो यहाँ इससे टाइम भी वेस्ट होता है, साथ ही साथ बीच में जो एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो सदैव क्या करना चाहिए हमको, जो जो चीज़ें पास में होनी चाहिए, जैसे डाइनिंग एरिया, किचन, स्टोर एक साथ होना चाहिए तो इन्हें पास में रखें, ठीक है। लिविंग रूम और पूजा रूम पास में हो सकते हैं, बेडरूम है, गेस्ट रूम है, चाइल्ड रूम है, इनको आप पास पास रख सकते हो। ड्राइंग रूम को घर के एंट्रेंस पर ही होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे क्या है कि ये उपयोगिता की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति की हमारी शक्ति की बचत हो सकती है, समय की बचत हो सकती है, ठीक है, जो कि हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सारे के सारे फैक्टर्स थे कि जो कि हाउस प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, और इसके पहले हमने पढ़े थे जो कि प्रिंसिपल्स थे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम हाउस प्लानिंग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।